हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसको करेंगे कंटिन्यू। और इसके अंदर अपने मुख गुहा स्टार्ट कर ली थी, यानी मुख पढ़ रहे थे और मुख गुहा के अंदर अपने दांत देख लिए हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर, और जीभ के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज अपने आगे बढ़ेंगे। मुख जो है उसके बाद में किस में खुलता है, पहले इसके एक बार वापस से और कर्म देख लेते हैं कि इसका कर्म क्या है। ठीक है, मैंने बताया था कि मुख जो है वहाँ से अपना पाचन तंत्र यानी आहार नाल जो है वो स्टार्ट होती है। मुख जो है वो मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख किस में खुलेगा? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा का मैंने बता दिया कि मुख गुहा के अंदर ही दांत और जीभ होते हैं। उसके अंदर लार की बात कर चुके हैं, कुछ लार ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, ग्रंथियों के अंदर मैंने लार ग्रंथियाँ भी पढ़ाई है आपको। तो लार ग्रंथियों के बाद में यहाँ से जो भोजन है वो बोलस का रूप ले लेता है। यहाँ से जो भोजन है वो किसका रूप ले लेगा? बोलस का रूप ले लेगा। यानी अपने जो भी भोजन खाया है उसको निगलने और उसके लार अंदर मिलने के बाद में जो है वो बोलस बन जाता है, एक गोल आकृति सी संरचना बन जाती है जिसके अंदर लार मिली होती है। उसके बाद में मुख गुहा जो है वो आगे खुलती है किसके अंदर? कंठ से पार होती हुई कहाँ जाती है? ग्रास नलिका के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? ग्रास नलिका के अंदर। इसको बोलते हैं ग्रास नलिका। और ग्रास नलिका आगे जाती है किसके अंदर? ये जाएगी आमाशय के अंदर। किसके अंदर जाएगी? आमाशय के अंदर जाएगी। और आमाशय जो है आगे खुलता है ग्रहणी के अंदर। आमाशय किस में खुलेगा? ग्रहणी के अंदर। और ग्रहणी जो है वो आगे किसका भाग है? छोटी आंत का ही भाग है, लेकिन अपने आगे इसको बांटेंगे। छोटी आंत ये आ जाएगी छोटी आंत, उसके बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में क्या आ जाएगा? गुदा द्वार आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचन जो है या आहार नाल जो है अपनी मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगी? गुदा द्वार तक जाएगी। अपने बात कर चुके हैं मुख और मुख गुहा की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि भोजन जो है वो कंठ से आगे किस प्रकार से निकलता है। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे श्वसन नलिका। ठीक है, अपने यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये मान लो गर्दन है और यहाँ से दो नलिकाएं निकलती है, दो पाइप निकलती है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलती है? दो पाइपें निकलती हैं। एक है श्वसन नलिका और एक क्या है? एक श्वसन नलिका है और एक क्या है? आहार नलिका है। यानी एक के अंदर तो भोजन जो है वो आमाशय के अंदर प्रवेश करेगा और एक के अंदर क्या करेगी? हवा प्रवेश करेगी। श्वसन नलिका है। ठीक है, ये श्वसन नलिका फेफड़ों से लिंक होती है और ये आमाशय से लिंक होती है। तो यहाँ ऊपर एक घंटी जैसी संरचना पाई जाती है जिसको अपने कंठ बोलते हैं। ठीक है, एक संरचना पाई जाती है, एक तंतु पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। और इस कंठ के ऊपर एक तंतु और लगा होता है पतला पत्ती के समान, उसको अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस। उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। क्या पूछा गया है कि भोजन को श्वसन नलिका में प्रवेश करने से किस संरचना के द्वारा रोका जाता है? तो कंठ की एपिग्लोटिस के द्वारा रोका जाता है। भोजन जो है श्वसन नली के अंदर प्रवेश ना करे इसको कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। आपने देखा होगा कई बार अपने जल्दबाजी के अंदर खाना खा रहे होते हैं, जल्दबाजी के अंदर खाना खा रहे होते हैं तो वो खाना जो है कई बार उसका कतरा जो है खाने का वो श्वसन नलिका के अंदर चला जाता है और अपने को जोर जोर से खांसी होने लगती है, बुरी तरह से करते हैं। ठीक है, छींकें आने लगती है। उस दौरान देखा होगा कई बार भोजन के कण नाक से भी निकल आते हैं और कई बार श्वसन नलिका के अंदर पानी चला जाए। ठीक है, पानी पीते वक्त तो पानी भी नाक से निकल आता है बाहर, क्योंकि श्वसन नलिका के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं जा सकती। श्वसन नलिका यानी फेफड़े जो है वो छींक के माध्यम से या खांसी के माध्यम से उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस यानी कंठ के अंदर एक उत्तक पाया जाता है, वो एपिग्लोटिस है। और एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को श्वसन नलिका के अंदर जितने भी अपने फूड मटेरियल खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, उनको क्या करेगा? श्वसन नलिका के अंदर जाने से रोकेगा। यानी ये श्वसन नलिका है, ये मान लो क्या है? श्वसन नलिका है। ये श्वसन नलिका है और इधर वाली क्या हो जाएगी? ग्रास नलिका। ये क्या हो जाएगी? ग्रास नलिका। तो ग्रास नलिका के अंदर ओनली फॉर भोजन जाता है जो आगे आमाशय के अंदर जाएगा। एपिग्लोटिस के बारे में मैंने यहाँ पे वैसे बताया है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। एपिग्लोटिस किस अस्थियों का बना हुआ है? अस्थियों का बना हुआ है या उपास्थियों का बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एपिग्लोटिस जो होता है किसका होता है? उपास्थि का बना होता है। उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? जिस प्रकार से अपने कान की संरचना है लेकिन इसके अंदर हड्डी नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ नाक के पीछे हिस्से की बात नहीं कर रहा मैं, आगे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाक का आगे वाला हिस्सा जो है वो भी किसका बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है। आगे वाले हिस्से के अंदर हड्डी नहीं है, पीछे वाले हिस्से के अंदर जो है वो हड्डी है। तो ये भी किसका बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है। फिर अपनी जो स्टर्नम अस्थि है अपनी जो स्टर्नम अस्थि है उसका शीर्ष वाला भाग जो है यहाँ पे, ठीक है, वो भी शीर्ष वाला भाग जो है किसका बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है। यानी उपास्थि से बनी हुई चीज़ें जो है, उपास्थि से बने हुए अंग जो है उनकी आकृति होती है लेकिन उनके अंदर क्या नहीं होती? हड्डी नहीं होती, उनके अंदर फैट होती है एक प्रकार की, ये समझ लेना। ठीक है, तो एपिग्लोटिस किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। एपिग्लोटिस श्वसन मार्ग के अंदर भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है, बात करेंगे ग्रास नलिका की। ग्रास नलिका कुछ नहीं है, भोजन को बोलस के रूप में निगलती है। ठीक है, भोजन को निगलने के बाद में जो भोजन कर्माकुंचन करता हुआ जाता है वो किसके अंदर जाता है? ग्रास नलिका के अंदर जाता है। यानी भोजन यहाँ से निकलने के बाद में
स्टोमच तक यानी अमाशय तक भोजन कहाँ पे पहुंचे, किससे माध्यम से पहुंचेगा, ग्रास नलिका के माध्यम से। नलिका यानी नलिका लगी हुई है, उस पाइप लगी हुई है, उस पाइप के माध्यम से भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय के अंदर जाएगा। तो अपने को जो मेन इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है वो क्या है, अमाशय है। ठीक है, तो अपने अमाशय की बात करेंगे और ऊपर थोड़ा सा मैं इसको बना दूंगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात करी ग्रास नलिका की। ग्रास नलिका क्या करेगी, भोजन को अमाशय तक लेके आएगी। ठीक है, अगर मैं संरचना बनाऊँ, ठीक है, इसकी संरचना बनाऊँ, यहाँ पे बना देते हैं। ये मान लो ऊपर से ग्रास नलिका आ रही है और ये अपना क्या है, अमाशय है। ठीक है, ये मान लो छोटा सा क्या है, अमाशय है। अमाशय बना नहीं भाई, ये छोटा सा क्या बन गया, ये मान लो अमाशय बन गया। ये क्या बन गया है रे, अपना अमाशय बन गया। ठीक है, इस प्रकार से अमाशय थैली जैसी संरचना है। ठीक है, ऊपर से ये नलिका जो आ रही है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रास नलिका। और नीचे ये संरचना जो है इस प्रकार से मुड़ जाती है यू आकार की, ये छोटी नलिका का भाग है, इसको अपने क्या बोलते हैं, आगे वाले हिस्से को ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, ये भी किसके अंदर आती है, छोटी आंत के अंदर आती है, लेकिन मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो अमाशय ग्रहणी ऊपर क्या आ जाएगी, अमाशय के ऊपर क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी ग्रास नलिका, ऊपर क्या आ जाएगी, ग्रास नलिका। ठीक है, अब अमाशय के अंदर भी 3 भाग होते हैं। अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। और पाचन की लगभग जो सारी प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, अमाशय के अंदर संपन्न होती है। यानी अमाशय के अंदर पाचन को संपन्न होने में कितने टाइम लगते हैं, 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4 से 5 क्या लगते हैं, घंटे लगते हैं पाचन संपन्न होने में। यानी पाचन होने की प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। और 4 से 5 घंटे की बात करें और अमाशय की बात करें, अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है, क्या क्या इसका भाग जो है वो किस प्रकार के काम करता है। तो अमाशय जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों के अंदर। ठीक है, बीच वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे वो लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले हिस्से के अंदर जो प्रथम हिस्सा है इसको अपने क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। इसको प्रथम वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रथम वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। ठीक है, इसको कार्डियक भाग बोलते हैं। ये है कार्डियक भाग किसका, अमाशय का। कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजी यानी हृदय का अध्ययन करना। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय के डॉक्टर। तो कार्डियक का मतलब क्या हो गया, कार्डियक का मतलब हृदय से है, यानी ऐसा पार्ट जो किसके पास पाया जाता हो। यानी ये अमाशय का ऐसा भाग है जो अपने हार्ट के थोड़ा नजदीक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं फंडस भाग। ठीक है, दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, फंडस भाग बोलते हैं। इसको बोलते हैं फंडस भाग। ठीक है, ये हो गया इसका फंडस भाग। तीसरा जो भाग आता है वो कौन सा है, तीसरे भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग, ये अपना इसका हो गया पाइलोरिक भाग। यानी कितने भागों में बटा हुआ है अमाशय, 3 भाग के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, 3 भाग के अंदर सबसे प्रथम भाग जो होता है उसके अंदर स्रावित होता है HCl। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जैसे भोजन प्रवेश करता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्त्रवण होता है। फंडस भाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस प्रकार की कुछ कांटेदार संरचना पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, अमाशय के अंदर पाई जाती है, कांटेदार संरचना पाई जाती है। उसको अपने बोलते हैं रुजि, उसको अपने क्या बोलते हैं, रुजि बोलते हैं। ठीक है, और अगर पाइलोरिक वाले भाग की बात करें तो पाइलोरिक वाले भाग के अंदर गैस्ट्रिक जूस, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जठर रस, इसको क्या बोलते हैं, जठर रस। तो जठर रस का स्रावण किस भाग के द्वारा किया जाता है, जठर रस का स्रावण किया जाता है पाइलोरिक भाग से। ठीक है, वापस बोलता हूं, एक बार वापस समझा देता हूं, फिर अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मैंने बोला है ग्रास नलिका से जैसे भोजन बोलस के रूप में कहाँ आएगा, अमाशय के अंदर आएगा। अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है, अमाशय बटा हुआ है 3 भागों के अंदर। अमाशय कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग के अंदर बटा हुआ है। 3 भाग के बटा हुआ है। तो पहला भाग जो है जो हृदय के थोड़ा नजदीक होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कार्डियक भाग बोल देते हैं। दूसरा भाग को बोलते हैं फंडस, तीसरे भाग को बोलते हैं पाइलोरिक भाग। तो पहले वाला जो भाग है जिसको अपने कार्डियक बोलते हैं, जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है तो इसके अंदर आते ही क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है, जिसको अपने हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। ठीक है, तथ्य या लॉजिक वाले जो फैक्ट हैं, फैक्ट वाली जो अपनी क्लासें चलती है उसके अंदर मैंने HCl के बारे में अलग से एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो उसके बारे में आप वहां जाके भी देख सकते हो। तो कार्डियक भाग क्या करेगा, HCl का स्रवण करेगा। अब इसने HCl का स्रवण कर दिया, क्लियर है। HCl का स्रवण क्या करने के बाद में HCl जो होता है वो क्या करता है, अपने भोजन को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, और अमाशय क्या करता रहता है, कर्माकुंचन करता रहता है। कर्माकुंचन का मतलब क्या हुआ कि स्पीड से जैसे अपने भोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो थोड़ी तेजी से अपने आप में ये दबा के हिलता है। ठीक है, तो हिलता है तो क्या है, जो भी अपने पानी पिया है, जूस पिया है, दूध पिया है, जो भी फूड मटेरियल, बर्गर, डोसा, कुलचा, अगर आपने शुद्ध शाकाहारी भोजन किया, किसी भी प्रकार का आपने भोजन किया है, तो HCl उसमें क्या होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब HCl अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो HCl क्या करेगा, भोजन को छोटे छोटे भागों के अंदर तोड़ देगा। ये HCl का काम हो जाता है। ठीक है, फंडस वाले भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, फंडस वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं रुजि। अब रुजि क्या है सर,
रूजी क्या है कि बीच वाले भाग के अंदर कुछ कांटे जैसी संरचनाएं होती है, लंबी लंबी कांटे जैसी संरचनाएं। अपने बोलते हैं ना कई बार अपने खाना नहीं खाते और बोलते हैं कि यार आज तो पेट के अंदर चूहे कूद रहे, तो वो पेट के अंदर चूहे जो कूदते हैं वो किसकी वजह से कूदते हैं? रूजी की वजह से कूदते हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेट के अंदर चूहे कूदने जो है वो किससे संबंध रखते हैं? वो रूजी से संबंध रखते हैं। रूजी क्या है? रूजी कांटे जैसी अमाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना है, फंडस भाग के अंदर पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, क्यों कूदते हैं? जैसे अपने को भूख लगती है और अमाशय के अंदर, अमाशय खाली होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, तो ये कांटेदार संरचना जो होती है वो पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है और अमाशय की जो पेशियां हैं उनको संकुचित करने लगती है, उनको खाने लगती है, उनको मतलब दर्द पहुंचाती है। तो इसी कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं कि अपने आंत के अंदर या अपने पेट के अंदर क्या हो रहा है? चूहे कूद रहे हैं, यानी भूख लगने के दौरान रूजी जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी रूजी की। उसके बाद हम बात करें पाइलोरिक भाग, और पाइलोरिक भाग के अंदर मैंने बताया कि ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है यहाँ पे पाई जाती है जठर ग्रंथियां। यहाँ पे क्या पाई जाती है? कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और वो क्या करती है? जठर रस का स्त्रावण करती है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण करती है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आपको फेमस दो प्रकार के ध्यान में रखने हैं। एक गैस्ट्रिक जूस जो है उसको बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, उसके अंदर क्या एंजाइम होते हैं? एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम है। और एक होता है कौन सा एंजाइम? ये तो पेप्सिन एंजाइम हो गया। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम की पहले बात कर लेते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर है? प्रोटीन का पाचन करेगा कौन? पेप्सिन एंजाइम। किस में बदलेगा प्रोटीन को? पेप्टाइड्स में बदलेगा। किस में बदल देगा? पेप्टाइड के अंदर बदलेगा। ठीक है, अब पेप्टाइड क्या होते हैं सर? पेप्टाइड है प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं को क्या बोल देते हैं? अमीनो एसिड या पेप्टाइड के अणु बोल देते हैं। तो पेप्टाइड को में बदल देगा किसको? प्रोटीन को। यहां लिख देता हूं पेप्टाइड, पेप्टाइड अणु प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड अणुओं में तोड़ देता है। अब जठर रस के अंदर एंजाइम कौन सा है? दूसरा, वो है रेनिन। ठीक है, कौन सा है? रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध का पाचन करता है। जब अपने छोटे थे या छोटे बच्चों के अंदर देखा होगा, बच्चे दूध पीने के बाद में, मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे दूध पीने के बाद में क्या करते हैं? कुछ टाइम के बाद में दूध जो है मुंह से बाहर निकाल देते हैं और वो दूध दही के रूप में फटा हुआ आता है। तो अपने को ऐसा लगता है कि यार दूध जो है वो बच्चे का बाहर आ गया है, वो पाचन नहीं हो पाया। नहीं, जो दूध दही के रूप में फटा हुआ बाहर आ रहा है उसका पाचन जो है वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसकी आहार नाल मैंने बताया था कि अपूर्ण है, अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके अंदर आहार नाल पूरी तरह विकसित हो जाएगी। अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई तो क्या हुआ? दूध अमाशय तक गया, नीचे नहीं जाएगा। अमाशय से ऊपर जो उसको चाहिए वो लिया, जो प्रोटीन वगैरह चाहिए दूध से, और रेनिन क्या करेगा? उस दूध को पचाने के बाद में उस दूध को आधा पचा ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो वो पचा हुआ दूध है जो बाहर आ रहा है, दही के रूप में बाहर आ रहा है, वो पचा हुआ दूध है। ठीक है, तो वो बच्चे ने पचा लिया है, मुख से पिया और मुख से बाहर आ गया, क्योंकि अभी तरह पूरा सिस्टम जो है उसका काम नहीं कर रहा, इसलिए बच्चा जो है कुछ खाता नहीं है, सिर्फ दूध पीता है और मुंह से दूध को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो कुछ माएँ जो होती हैं, ठीक है, जो पढ़ी लिखी माएँ होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखती है, उनको पता होता है इन चीज़ों का। जो नहीं पढ़ी लिखी है उनको क्या पता होता है? अरे बच्चे ने तो दूध बाहर निकाल दिया, दबा के और पिला दो, तो बेचारा जो बच्चा है वो वैसे ही परेशान हो जाता है। तो उसको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, रेनिन की बात करें, रेनिन दूध का पाचन करता है। दूध में भी क्या? कैसीन प्रोटीन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सी प्रोटीन का पाचन करता है? रेनिन एंजाइम जो है कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखोगे। ये अपने बात कर लिया है गैस्ट्रिक जूस की। उसके बाद में एक क्वेश्चन अमाशय से क्या पुट होता है? अमाशय से क्वेश्चन पुट होता है कि जैसे मान लो लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहारी मांस खाते हैं, और अपने को पता है कि अपने अंदर स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बहुत ही घातक रसायन है। ठीक है, इस रसायन से लोग टॉयलेट सीटें साफ करते हैं, फर्श साफ करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो लोग मांसाहारी है वो हड्डी तक निगल जाते हैं, मांस खाते हैं, तो उनका मांस का पाचन भी होता है। ठीक है, लेकिन अमाशय खुद किसका बना हुआ है? खुद भी मांस का बना हुआ है, और इसका खुद का पाचन क्यों नहीं होता? अरे भाई, लोगों ने मान लो ये मांस का टुकड़ा आ गया अमाशय के अंदर। ठीक है, लोग जो मांस खाते हैं, मांसाहारी लोग हैं, ठीक है, वो मांस खाते हैं तो उन खाए हुए मांस का पाचन हो रहा है, लेकिन अमाशय खुद मांस का बना है, इसका पाचन क्यों नहीं हो रहा? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने लॉजिक वाली क्लास बना रखी, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस का बड़ा आवरण पाया जाता है। अमाशय के अंदर अंदर क्या पाया जाता है? म्यूकस का बड़ा आवरण पाया जाता है। जैसे मान लो ये अमाशय है और इसकी दीवारों के अंदर अंदर मोटा क्या पाया जाता है? मोटा म्यूकस का आवरण पाया जाता है। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ, जैसे लार होती है ना, वैसे गाढ़ा पदार्थ होता है चिपचिपा। उस पर किसी भी एंजाइम, किसी भी प्रोटीन का कोई, किसी भी एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मांसपेशी की दीवार जो होती है अमाशय के अंदर पीछे की साइड में होती है, आगे की साइड में क्या होता है? म्यूकस होता है। तो म्यूकस जो है वो क्या करता है? अमाशय की HCl से सुरक्षा करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, किसी शादी ब्याह में गए, खाना खूब दबा दबा के खा लिया। अब जितनी क्वांटिटी के अंदर अपने खाना खाते हैं उतनी क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? HCl स्रावित होता है।
अब फिर HCl स्रावित होता है, ठीक है, और अपने को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार फिर खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो अपने को लगता है यार आज तो बहुत बुरी तरह, अरे भाई इतना क्यों खाया है, किसी का कर्जा देना था क्या, इतना क्यों खाया। तो मान लो इतना खाने के बाद में भी इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो उसको अपने बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी होने लगती है। और आपने देखा होगा कई बार वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो अपने नॉर्मल कुछ खाते हैं, खाने के लिए वो अच्छा था, लेकिन जैसे ही वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उस दौरान क्या होता है कि नाक में जलन होती है, नाक से अगर उल्टी बाहर आती है तो मुंह से बाहर आती है, तो मुंह में भी ऐसे पूरी तरह खट्टा खट्टा लगता है, बुरी तरह से कड़वा कड़वा सा लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि भाई जो आपने खाना खाया था वो तो अच्छा था, लेकिन खाने में बाद में क्या मिला है, HCl मिला है। और वो HCl क्यों मिला है, जो भी आपने जल्दबाजी के अंदर बड़े बड़े लोथे खाए हैं, बड़े बड़े गोल्स बना के खाए हैं, ठीक है, मान लो शादी में कहते हैं रसगुल्ले आपने ठोके हैं, तो वो सीधे क्या पूरे का पूरा मुंह में दबाया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि HCl को तो अपना काम करना है, आपने तो अपना काम कर दिया, पेट भर के छोड़ दिया, लेकिन HCl को भी तो अपना काम करना है, भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है। तो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए HCl की उतनी मात्रा स्रावित होती है जितना आप क्वांटिटी में भोजन खाते हो, ठीक है। तो एसिडिटी होती है, फिर एसिडिटी होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो वो किसके कारण आती है, HCl के कारण आती है। फिर अपने क्या करते हैं, इनो लेते हैं, ठीक है। इनो की भी बात बता देता हूँ। इनो जो होती है वो टेस्ट करने पर सारी अपने को अम्लीय जैसी लगती है। अपने मान लो टेस्ट करते हैं इनो को, इनो का जो पाउडर आता है उसको लेके हाथ पे टेस्ट करते हैं, तो वो अपने को चेक करने पे ऐसे लगता है यार ये तो खट्टा स्वाद है इसका, लेकिन वो खट्टी स्वाद के अंदर दिखती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इनो की भी मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे। इनो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है इनो। यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ENO, ये क्या होगी, इनो। इनो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय, ठीक है, बेसिड प्रकृति की होती है, क्योंकि अपने अंदर एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का मतलब क्या है, अपनी बॉडी के अंदर, अपने अमाशय के अंदर HCl की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए अपने को डकारें आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो वो अपने एसिडिटी हो रही है। और एसिडिटी किसकी वजह से हो रही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, खट्टेपन की वजह से हो रही है। तो अपने क्या ले सकते हैं, क्षार ले सकते हैं, और क्षार किसके रूप में लेते हैं, इनो के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो इनो क्षारीय प्रकृति की होती है और क्षार का काम करती है, ताकि अंदर जो मटेरियल है वो कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए, ठीक है। इनो के रूप में क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी एक प्रकार का क्या है, इनो है, और ये इसी का फॉर्मूला है, इनो का फॉर्मूला यही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ध्यान रख लेना, Mg ब्रैकेट में OH2, ठीक है, OH की 2, उसमें ध्यान रख लेना ये। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या करता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय को न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल करने के बाद में जो है अपने अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। अब बात ये तो समझ में आ गई सर, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। थोड़ा सा देखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है। हाँ, अब सर ये तो बात समझ में आ गई कि इनो जो है वो कैसी होती है। इनो जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है और न्यूट्रल कर देती है और एसिडिटी को दूर करती है। अब दूसरी बात क्या है, अब मान लो उदासीन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, किसने कर दिया, इनो ने कर दिया। किसने कर दिया, इनो ने कर दिया। क्या कर दिया, उदासीन। जो अपनी बॉडी के अंदर, जो अपने अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर जो मान लो आप शादी ब्याह में जाके दबा दबा के खा के आए हो और उसके बाद में आपको एसिडिटी होगी, और इसने क्या कर दिया, उदासीन कर दिया इनो ने। आपने बाद में इनो ले ली, तो क्या खाया पिया आपके अंग लगेगा, क्या आपने जो बड़े बड़े रसगुल्ले वहाँ पे साबुत के साबुत ही पेट में डाले हैं, क्या वो पूरी तरह अपनी बॉडी को पचेगा, अंग लगेगा, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। क्योंकि भाई साहब खाने को पचाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर यानी अमाशय के अंदर HCl का होना जरूरी है, और HCl को आपने मात दे दी है किससे, इनो से, ठीक है। तो इनो जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। आपने HCl को रिमूव करने के लिए आपने HCl के प्रभाव को रिमूव कर दिया, हटा दिया, उसका प्रभाव खत्म कर दिया। इनो क्षारीय है, ये अम्लीय है, दोनों को मिला दिया आपने, तो ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब उदासीन हो गया तो क्या भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट पाएगा, हाँ टूट जाएगा, गल के टूट जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो भी ग्लूकोज, जो भी आपने मान लो वहाँ पे शादी में जाने के बाद में मान लो अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं, पूड़ियाँ खाई है, पनीर खाया है, ठीक है, जो भी खाया है, तो वो प्रोटीन वगैरह जो भी आपने खाया है, बादाम पाक खाया है, ठीक है, तो वो आपके अंग नहीं लगने वाला, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके मुंह में पानी आए, ठीक है, और पानी यानी लार आए, और लार सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लार आती है उतना ज़्यादा अपना भोजन जो है वो अच्छे से पचता है। लार अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपने अमाशय के अंदर HCl यानी अमाशय के अंदर एसिडिटी बना रहना जरूरी है। ज़्यादा एसिडिटी अपने अमाशय को गला सकती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी बताया कि अमाशय की दीवारों में म्यूकस का मोटा आवरण पाया जाता है, और आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ज़्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके अंदर ये म्यूकस का आवरण जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के प्रति संवेदनशील होती है म्यूकस, ये टूट जाएगा। तो शराब पीने वालों के एक टाइम में क्या होता है, पेट के अंदर घाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि म्यूकस का आवरण हट गया, और म्यूकस का आवरण हट गया तो HCl है, और HCl भाई साहब किसी को नहीं जानता, अपनी कोशिका हो चाहे पुरानी कोशिका हो, बाहर की कोशिका हो,
अपनी कोशिकाओं को भी क्षति पहुंचा सकता है HCl, इसलिए पेट के अल्सर या उसको पेट के घाव बोलते हैं। ठीक है, पेट यानी स्टोमच। ठीक है, तो HCl किसी को नहीं बख्शता क्योंकि ये तो एक प्रकार का रसायन है। ये बात होगी इसकी। और ये अमाशय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी मान लो खाया है और उसके बाद में आप क्या खा रहे हो, इनो खा रहे हो, तो आपका खाया हुआ आपके किसी काम का नहीं है, वो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अच्छा खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। चलो यार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अरे भाग के जाओगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे। कोल्ड ड्रिंक जो होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। जैसे अपने भोजन खाया और ऊपर से क्या कर लिया, 3-4 गिलास दबा के कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आपने जितना भी खाया है वो आपके किसी काम का नहीं है, वो सारा वेस्टेज है, क्योंकि वो कैसा हो गया है, उदासीन हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। तो कोल्ड ड्रिंक आपके किसी काम की नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक पीना भी अपने लिए हानिकारक है। अगर आपने शुद्ध और अच्छा भोजन खाया है तो आप किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, किसी भी प्रकार की क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थ जो है वो ना लें, वरना अपना खाया हुआ पदार्थ जो है वो अपने नहीं पचेगा। ठीक है, तो ये आज होगी अमाशय की बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे पाचन तंत्र को कंटिन्यू करते हुए, अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू भाई।